हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम तुम सबका ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यार एसआरसीसी। और आज मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं वन शॉट लेक्चर चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का, जो कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन वाले यूनिट का आखिरी चैप्टर है। तो हम ऑलरेडी पहले सारे कर चुके हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू सब कर लिया है। अगर वो नहीं किया है तो पहले वो कर लेना, उसके बाद ही करना, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू के चैप्टर को मिलाकर ही हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा वन शॉट लेक्चर रहेगा, जिसमें जल्दी से आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा लेक्चर, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और उसके बाद तो हार्डली 2-3 चैप्टर रह जाएंगे और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बढ़िया खत्म। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। करते हैं शुरू हमारे आज के लेक्चर को। सारे कोई भी मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारी प्लेलिस्ट सेव कर लिया करो, सो दैट कभी भी कोई भी लेक्चर देखना है वहां से साथ के साथ देख सको। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर हमने डिटेल में करवाया है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखो, अभी तक मैंने तुम्हें सबसे पहले करवाया कि जो एक प्रोड्यूसर है वो सामान कैसे प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले चैप्टर 1 में प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर ना कुछ एक इनपुट्स लगाता है, उन इनपुट्स या रॉ मटेरियल की मदद से वो प्रोडक्शन करता है और कुछ फिनिश गुड्स या मैं बोलूँ कुछ आउटपुट बनाता है। अब ये जो इनपुट वो लगा रहा है, इस पे कुछ कॉस्ट लगती है। ये जो भी वो आउटपुट बना रहा है, इसको बाजार में जाके बेचता है, जिससे वो रेवेन्यू कमाता है। ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल के आता है प्रॉफिट। और एक प्रोड्यूसर हमेशा यही चाहता है कि वो कॉस्ट मिनिमाइज करता रहे, रेवेन्यू बढ़ाता रहे, सो दैट उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता रहे। किसी भी प्रोड्यूसर का मेन गोल क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता रहे। तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे मेरे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो, उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम हो। ऐसे एक पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलूंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेसिकली, जैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते थे कि मेरा कंज्यूमर सबसे ज्यादा खुश कहाँ होगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कहाँ होगा, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता था। प्रोड्यूसर कब सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगा, बोलो बेटा जी। प्रोड्यूसर तो तभी सेटिस्फाई होगा जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे प्रोड्यूसर का क्या हो जाए, प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, सो दैट जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, वो खुश हो जाए। एंड ही हैज नो इंसेंटिव टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। एंड वो अपने लेवल ऑफ आउटपुट को कम या ज्यादा करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो वो कहता है अब मैं बस इतना ही करूंगा, इससे कम या ज्यादा मैं कुछ और नहीं करूंगा। तो वो पॉइंट हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर ढूंढना है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमारी दो अप्रोचेस होती है, टीआरटीसी अप्रोच होती है, एमआरएमसी अप्रोच होती है। टीआरटीसी अप्रोच मेरे सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एमआरएमसी अप्रोच करके अपना काम चलाने वाले, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। काम कम हो गया पहले से काफी। ठीक है ना, चलो अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वाली जो अप्रोच है, यानी जो एमआरएमसी अप्रोच है, वो भी दो तरीके की हो सकती है। अगर तुमने रेवेन्यू वाला चैप्टर पढ़ा होगा तभी यहाँ तक पहुंचे हो। तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो तरीके की मार्केट होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों में ही रेवेन्यू अलग अलग होते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अलग होते हैं, बिहेवियर अलग होता है। तो क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर अलग होगा इस केस में और इस केस में, इसीलिए जब मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ूंगी तो भी मैं दो केस बनाऊंगी। दोनों केसेस में अलग अलग से एमआर का बिहेवियर देखेंगे, उसके हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे। ठीक है, तो एमआरएमसी अप्रोच मुझे बेसिकली क्या बोलता है, देखो हम आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या कंडीशंस होती हैं फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस होंगी फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जिनको तुम्हें एज इट इज लिख के आना है। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एमआर और एमसी बराबर होने चाहिए। एमआर और एमसी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। एमआर एंड एमसी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी कंडीशन जो है, कंडीशन जो है दूसरे वाली, इसको तीन तरीके से लिख सकते हो, या मैं बोलूं इसके तीन नाम हो सकते हैं। तीनों में से कुछ भी तुम्हें क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, तीनों में से कुछ भी तुम आंसर में लिख के आ सकते हो। एक ही कंडीशन है, एक ही स्टेटमेंट है, तीन तरीके से लिखी हुई है। पहला क्या, एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो, या फिर एमसी इज राइजिंग, या फिर लिखो एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर आउटपुट। कुछ भी समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, पर एक एक करके समझते हैं। अभी के लिए इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो सिंपल है, जो दूसरी कंडीशन है उसके तीन स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है,
सबसे बेस्ट होती है कि तुम ये वाली लिख दो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो काम तुम्हारा चल जाता है। वैसे तो तीनों से ही चल जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के अंदर समझते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। अगर तुम्हें याद हो परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब होता था कि उसके अंदर जो मेरा प्राइस है वो कांस्टेंट होता था। प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो कांस्टेंट होता था, प्राइस के ही बराबर होता था एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू के ही बराबर होता था मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता था। मार्जिनल कॉस्ट अगर तुम्हें याद है कैसी होती थी, मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो एक यू शेप का ग्राफ होता है, यानी वो पहले डिक्लाइन होता है और फिर इंक्रीज होता है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप ग्राफ होता है, यानी कि पहले डिक्लाइन होता है बेटा जी और फिर इंक्रीज होता है, ठीक है जी। लेकिन जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन के केस में वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जो एमआर है वो क्या है, एडिशनल गेन है। अगर मैं एक आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस करूं तो जितना एडिशनल उससे रेवेन्यू मिला वो मार्जिनल रेवेन्यू, जितनी एडिशनल कॉस्ट लगी प्रोड्यूसर को वो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दो है, देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन है। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है, पहले डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप होता है, मार्जिनल रेवेन्यू वो कांस्टेंट है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये सारा कुछ ऑलरेडी हमने पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना 8 पे, वो तो ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो कांस्टेंट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्लाइन हो रही है, देखो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से आती है, पहले डिक्लाइन होती है, मिनिमम पे आती है, फिर इंक्रीज होने लगती है और फिर ऊपर को चली जाती है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू तो कांस्टेंट है, पर जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो ऐसा यू शेप्ड है, ठीक है ना, वो ऐसे यू शेप्ड है, यहां से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों और एक पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। तो मैंने तुम्हें बोला था कि कंडीशन क्या होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे दो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो फिर तो दो पॉइंट इक्विलिब्रियम के हो गए, क्या दो हो सकते हैं, एक ही पॉइंट हो सकता है इक्विलिब्रियम का, दो नहीं हो सकते। तो दोनों में से कौन सा पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, तो दोनों में से जो मेरा बी वाला पॉइंट है वो होगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्यों, क्यों, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी हमारी सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो कॉस्ट कर्व है वो इंटरसेक्ट करे रेवेन्यू को नीचे से आके, कॉस्ट कर्व नीचे से आके रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करे। क्या वो नीचे से आके कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कर्व ऊपर से आके इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कर्व नीचे से जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो मेरा पॉइंट बी है वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट जो है ए पॉइंट वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और क्या लिखा था मैंने, देखो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, इक्विलिब्रियम पे मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रही होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ फिर से, लेट मी मेक द ग्राफ। यहाँ पे थोड़ा सा रफ बना रही हूं मैं, ठीक है, पर तुम्हें समझ तो आ ही जाना चाहिए। तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, ये मेरा ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, सॉरी ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, मार्जिनल कॉस्ट यू शेप है। अगर तुम देखो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से आके कट करे, यहां तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से कट कर रही है ना, ऊपर से आ रही है ना, यहां नीचे से जा रही है कट करने के लिए, तो ऑब्वियसली पॉइंट बी होना चाहिए इक्विलिब्रियम का। दूसरा बोला जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट तो गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट तो गिर रही है, नीचे को जा रही है। यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है, ऊपर को जा रही है। तो इस वाले स्टेटमेंट से भी यही पता चलता है कि पॉइंट बी है इक्विलिब्रियम का। तीसरा देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू आफ्टर एमसी इज इक्वल टू एमआर। कहते हैं जब एमसी इक्वल टू एमआर हो गया, यानी पॉइंट ए पे
और पॉइंट बी पे। जब MC इक्वल टू MR हो गया उसके बाद, जब MC इक्वल टू MR हो गया उसके बाद क्या होना चाहिए, MC ग्रेटर देन MR होना चाहिए उसके बाद। मतलब यहाँ पे MC इक्वल टू MR हो रहा है, इसको थोड़ा इरेज करके साफ सा बना लें हम। चलो इसको साफ बना लेते हैं थोड़ा सा। ये था मार्जिनल रेवेन्यू, ये था मार्जिनल कॉस्ट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट पे MC इक्वल टू MR हो रहा है। कहते हैं ये होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो मार्जिनल रेवेन्यू से। देखो ये इक्वल होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट यहां पे है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे है, यानी इक्वल होने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, यानी इक्वल होने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से भी मेरा ए पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये होने के बाद मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ है नीचे, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ है ऊपर, तो यानी इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एज वेल मेरा ऑप्शन बी जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसके बाद कॉस्ट रेवेन्यू नीचे रह गया, कॉस्ट कर्व ऊपर चला गया। सो स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी जो मेरा बी पॉइंट बनता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनता है। अगर कोई डाउट है तो साथ के साथ टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला क्या है कि MC और MR को बराबर होना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि बराबर जहां पे हो रहा है उस पॉइंट पे कॉस्ट कर्व नीचे से आके कट करे, या उस पॉइंट पे कॉस्ट कर्व राइजिंग हो, ऊपर को जा रहा हो, या उस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन MR हो, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप पेपर में लिख के आ सकते हो। ज्यादा प्रेफरेबल रहता है कि आप ये स्टेटमेंट लिख कर आओ, कॉस्ट कट्स रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, ठीक है। सो इन सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सारे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे समझ आता है कि जो मेरा पॉइंट बी था वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, वही अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कहते हैं पॉइंट ए पे जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, it is profitable to produce more. The equilibrium is not achieved because it is possible to add profit by producing more after point A. देखो कहाँ गया टेबल, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो अगर तुम यहाँ पे टेबल में देखो तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि तुम्हारा रेवेन्यू तो सेम है पर कॉस्ट गिर रही है। अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं, रेवेन्यू तो सेम है, कॉस्ट गिर रही है, यानी कि एट दिस पॉइंट इफ यू सी तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा होगा। अगर तुम इस पॉइंट के आगे और प्रोडक्शन करो, रेवेन्यू सेम है, कॉस्ट गिर रही है, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। सो इट इज प्रॉफिटेबल कि तुम आगे प्रोडक्शन करो। तो हम आगे प्रोडक्शन करते हैं, आगे प्रोडक्शन करते करते हम पॉइंट बी पे पहुंचते हैं। पॉइंट बी पे जाके मुझे पता चलता है कि अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी, अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी तो अब जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है रेवेन्यू से। पॉइंट बी पे मुझे पता चला अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी तो मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेवेन्यू से। अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से। तो अब मुझे समझ आया कि भैया इसके आगे प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट ए पे मुझे क्या समझ आ रहा था कि अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी, अब अगर मैंने और प्रोडक्शन करी तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे चली जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से, यानी कि मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा। सो मैं पॉइंट ए को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज नीचे ये जो एरिया है ना, इस सारे एरिया में क्या है, स्कोप ऑफ मोर प्रॉफिट्स। मुझे दिख रहा है कि मेरी कॉस्ट नीचे जा रही है तो मैं कह रही हूँ अभी तो स्कोप है और प्रॉफिट होगा, तो प्रोडक्शन करते जाओ। पर जैसे ही मैं पॉइंट बी पे पहुंची मुझे पता चला मेरी कॉस्ट तो अब बढ़ रही है, कॉस्ट तो राइज हो रही है, तो देयर इज नो मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट। सो अब जो है प्रॉफिट और नहीं होने वाला, मुझे और ज्यादा स्कोप नहीं है। सो इसीलिए इस पॉइंट पे हमने इक्विलिब्रियम घोषित कर दिया। और वैसे भी तुम देखो इसके बाद MC जो है वो राइज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट सी पे अगर तुम देखो द प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग, प्रॉफिट मेरा उल्टा अब रिड्यूस हो रहा है यहां तक जाते जाते। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है। सो सी पॉइंट तक जाते जाते तो मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए मैं वापस आके पॉइंट बी पे बैठ जाऊंगी और इसी पे प्रोडक्शन करूंगी और इसी को इक्विलिब्रियम बोलूंगी। अब ये सेम टू सेम चीज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी लागू होती है। सेम टू सेम कहानी दूसरे केस में भी करनी है। क्या कहानी थी?
क्या कहानी थी? सबसे पहले MC इक्वल टू MR होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही हो या मार्जिनल कॉस्ट नीचे से आके कट करे MR को, ठीक है ना। पहले वाले पॉइंट को इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसके बाद क्या था? स्कोप ऑफ हायर प्रॉफिट था, स्कोप ऑफ हायर प्रॉफिट था, तो इसको घोषित नहीं किया। इसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाता, इसीलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोला। और प्रोड्यूसर अब प्रोडक्शन कहां करेगा? पॉइंट बी पे ही प्रोडक्शन करेगा प्रोड्यूसर। अब आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? हमारे प्राइसेस जो है वो लगातार डिक्लाइन होते थे, जिसकी वजह से मेरा एवरेज रेवेन्यू भी लगातार डिक्लाइन होता था और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी लगातार डिक्लाइन ही होता था। तो अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, तो अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अब रेवेन्यू कांस्टेंट नहीं है, अब रेवेन्यू डिक्रीजिंग है, तो अब मेरा ग्राफ भी कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब मेरा ग्राफ भी कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। पर बेटा कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आता, कॉस्ट का कर्व यू शेप था, यू शेप है और यू शेप ही रहेगा, ठीक है। चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो तो यू शेप ही रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अब डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका ग्राफ भी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब तुम देखो सेम टू सेम कहानी बन गई। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए पे भी MR MC तो बराबर है, MR MC तो बराबर है, पर यहाँ पे MC कर्व राइज नहीं हो रहा, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे कॉस्ट कर्व ऊपर से आके कट कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कर्व नीचे से कट कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट राइज हो रही है और यहाँ पे MR MC बराबर भी है, तो इसको ही इक्विलिब्रियम घोषित किया जाएगा। सेम वही कहानी फिर से रिपीट करते हैं। पॉइंट ए पे प्रोड्यूसर क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आगे जाना उसके लिए और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसके प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि आफ्टर पॉइंट ए मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो अगर कॉस्ट कम हो रही है रेवेन्यू से तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा, जब कॉस्ट कम हो रही है रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। सो इसलिए प्रोड्यूसर कहता है कि रुक जाओ, अभी तो और प्रॉफिट होगा, अभी यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अभी तो आगे और प्रोडक्शन करूंगा, अभी तो आगे और प्रोडक्शन करूंगा। फिर वो प्रोडक्शन करता करता पॉइंट बी पे पहुंचा। अब उसने बोला बहुत है, अब और प्रोडक्शन नहीं करूंगा, इसी को इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। क्यों बोल दूंगा? क्योंकि इसके बाद तो कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी, इसके बाद तो MC ग्रेटर देन MR हो जाएगा। आफ्टर पॉइंट बी MC ग्रेटर देन MR हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से आगे कट कर रही है MR को, सो आफ्टर पॉइंट बी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेवेन्यू से, प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाएगा, इसलिए प्रोड्यूसर आगे नहीं जाएगा। पॉइंट सी पर जो है फिर से वही बात है कि तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो उल्टा तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए पॉइंट सी तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं, पॉइंट बी को ही इक्विलिब्रियम का पॉइंट घोषित कर दोगे। खत्म कहानी। यहाँ पे मेरा पूरे का पूरा वन शॉट में 20 मिनट के अंदर अंदर लेक्चर हो गया खत्म। अब तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तुम थोड़ा सा पढ़ लेना परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट के बारे में, जो कि मैं पढ़ाऊंगी सेकंड लास्ट चैप्टर में, मेन मार्केट फॉर्म्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। डायग्राम्स को जरूर याद कर लेना प्लीज अच्छे से, बिकॉज आई एम 110% श्योर तुम्हारे पेपर में वो डायग्राम के साथ कोई ना कोई एक केस दोनों में से जरूर पूछेगा। एंड दोनों जो कंडीशंस है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या दो कंडीशंस है ये मुझे बताओ। अब वो दो कंडीशंस के साथ डायग्राम आपको बनानी पड़ सकती है, दोनों में से कोई भी एक केस की, पर दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली तो सिंपल है, MC इक्वल टू MR है, और दूसरी को चाहे तो ये लिख देना कि मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, या लिख देना कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, या फिर ये लिख देना कि आफ्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम MC बिकम्स ग्रेटर देन MR, या फिर ये लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि बिफोर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से पहले कौन होता है? मार्जिनल कॉस्ट कम होती है MR से। मैंने तुम्हें 4 स्टेटमेंट बता दी, ठीक है। जो मेरा सेकंड कंडीशन है उसके लिए आफ्टर इक्विलिब्रियम MC ग्रेटर देन MR है, या MC कट्स MR फ्रॉम बिलो,
या MC इज राइजिंग, कोई भी एक कंडीशन स्टेटमेंट लिख सकते हो। पहली स्टेटमेंट तो सिंपल है, MC इक्वल टू MR। यहाँ पे मेरा चैप्टर होता है पूरे का पूरा खत्म, वन शॉट लेक्चर था। अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। प्लीज नोट्स बना लेना, प्लीज रिवीजन कर लेना, प्लीज आगे के चैप्टर सुन लेना, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अगर तुम्हें अच्छा लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट है तो वो भी जरूर पूछना, अच्छा लगे तो वो भी जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर सप्लाई के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।